हाय गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी। हम पढ़ रहे थे क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे उसका चैप्टर 6 जिसका नाम है राज, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। उस समय कैसे राज थे, कैसे राजा थे और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अक्सर लोग बोलते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि उन्हें हिस्ट्री बोरिंग लगती है। तो उन्हें हिस्ट्री बोरिंग क्यों लगती है, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। वो लोग ना हिस्ट्री को एज अ फैक्ट पढ़ते हैं कि तब ये हो गया, तब वो हो गया, अब याद करना है। ठीक है, बोझ लगेगा आपको, एज अ फैक्ट आप उसको पढ़ेंगे। लेकिन आप हिस्ट्री को पता है कैसे पढ़िए, आप हिस्ट्री को ऐसे पढ़िए कि आप जो अभी हैं वो आप क्यों हैं, जो हिस्ट्री में मतलब हमारे इतिहास में क्या चीज़ें थी। जो हम अभी, जो हमारा कल्चर है वो हमारे इतिहास से ही है। तो हमारा जो भी कल्चर है, तो हम इस कल्चर को क्यों मानते हैं। अपने आप को हमेशा देखिए कि हम जो भी जो मानते हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा रिलीजन है, वो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो जब आप अपने बारे में जानना चाहेंगे, मतलब कि हम अभी क्यों हैं, क्या है, कैसे हैं, तो आपको उसके लिए अपना हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए अगर आप इस तरीके से अपने आप से जोड़ कर पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए हम अपना आज का चैप्टर देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कुछ लोग शासक कैसे बने। इस चैप्टर में बताया गया है कि कुछ जो शासक होते थे वो पहले कैसे बनते थे। देखिए, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। अभी आप लोग अपने जो नेता चुनते हैं उनके लिए हम वोट देते हैं, चुनाव होते हैं, इस तरीके से हम उन्हें चुनते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। लेकिन अगर देखा जाए कि बहुत साल पहले जो राजा थे, शासक थे, वो कैसे बनते थे। तो हमने अध्याय 5 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति होता था वही राजा बन जाता था। नहीं, पहले भी जो कुछ लोग थे वो अपना जो राजा था उसको चुनते थे। लोगों का नाम क्या था, जन। तो जो जन होते थे वो भी अपने द्वारा लोगों को चुनते, राजा को चुनते थे। तो देखिए, वो लोग भी कितने प्रगतिशील थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। ठीक है, कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो क्या हुआ कि मैंने आपको पढ़ाया था वैदिक काल। वैदिक काल में क्या हुआ, 3000 साल पहले जो राजा थे वो क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करते थे। इस तरीके से वो बड़े राजा बनते जाते थे। अब वो कैसे बनते थे हम देखते हैं। देखिए, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। देखिए, अश्वमेध यज्ञ करते थे जो राजा होते थे, इसमें वो पता है क्या करते थे। एक जो राजा होता था वो अपना एक घोड़ा छोड़ देता था। ठीक है, यज्ञ करके एक घोड़ा छोड़ देता था उसको घूमने के लिए, लोगों को उसकी मतलब देखने के लिए उनके साथ लोग भी होते थे। तो वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था, अगर कोई उसे नहीं रोकता है, कोई राजा, तो वो सारी भूमि उस राजा की हो जाएगी, मतलब उस राजा का क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन अगर कोई राजा उसको रोक देता है घोड़े का, तो उसको जो जिस राजा ने यज्ञ किया था उससे क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। तो इसी को कहते थे अश्वमेध यज्ञ। तो अब क्या हुआ कि वो अश्वमेध यज्ञ करके क्या हुआ, वो और बड़ा राजा बन गया और बड़े क्षेत्र का। देखिए, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। मैंने आपको ये बताया कि उसे फिर लड़ना पड़ता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, अगर उनने जाने दिया तो मतलब वो उनको अपने मतलब अधीन हो जाते थे उस राजा के। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अब देखिए, जो पुरोहित थे वो भी उस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। वो यज्ञ करते थे और उनको उपहार मिलते थे ये यज्ञ करने के लिए। और जो राजा घोड़ा नहीं रोकते थे उन्हें भी आमंत्रित किया जाता था यज्ञ में। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो जो राजा उसमें आते थे वो क्या उनके लिए उपहार लेके आते थे राजा के लिए। इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। तो देखिए, जो राजा था ऑब्वियसली वो इतना शक्तिशाली है तो वो मेन होगा, उसको राज सिंहासन पे बिठाते थे। ठीक है, अब आपको आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि यहाँ से आपको देखना है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ना है और ये पढ़ना है कि मतलब ऐसा नहीं है, कुछ राजा जन द्वारा भी चुने जाते थे। तो क्या होता था फ्रेंड्स, युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। जो राजा का सारथी था वो उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर फिर राजा
कि विजयों का व अन्य गुणों का गान करता था। जो राजा का सारथी होता था वो यज्ञ में क्या करता था, राजा की विजय जो होती थी उनका गुणगान करता था, बताता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों और पुत्रों को भी कई कई छोटे अनुष्ठान करने होते थे। जो उसके रानी और बच्चे थे उनको भी क्या अनुष्ठान में भाग लेना होता था। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखना पड़ता। जो बाकी राजा आते थे वो क्या करते थे, बैठ के कुछ नहीं करते थे, वो यज्ञ देखते थे, वो भाग नहीं लेते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ कई अन्य अनुष्ठान करता था। ठीक है, जो पुरोहित था वो राजा के ऊपर जल छिड़कता था और कई सारे अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जो विष थे, वैश्य, वो क्या करते थे, वो लोग भी राजा के लिए उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल हो नहीं किया जाता था। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, तो जो शूद्र होते थे उनको अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। इसके बाद देखिए वर्ण। वर्ण क्या होता है दोस्तों? इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। जब हमारा वैदिक काल था तब उत्तर भारत जो था, गंगा और यमुना जहाँ नदियां हैं वहां पर कई ग्रंथ लिखे रचे गए। ठीक है, ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद के बाद के जितने ग्रंथ हैं उनको हम कहते हैं उत्तर वैदिक। ठीक है, उत्तर वैदिक ग्रंथ। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। जो तीन हमारे बाकी के वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अन्य ग्रंथ आते हैं उत्तर वैदिक ग्रंथों में। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। तो ये जो ग्रंथ है इनमें क्या, जो पुरोहित अनुष्ठान करते थे, यज्ञ करते थे, उसकी जो विधि थी और जो सामाजिक नियम थे वो सब इन ग्रंथों में हमें मिलता है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। तो फ्रेंड, जो उस टाइम का जो समाज था उसमें कई लोग रहते थे। तो अब हम उस समय को देखते हैं कि वहाँ पे लोग क्या क्या कार्य करते थे। तो पुरोहित होते थे जो पूजा करते थे, यज्ञ वगैरह, योद्धा होते थे जो लड़ाई करते थे, कृषक कृषि करते थे, पशुपालक थे, है ना, ये सारे लोग उस टाइम पे समूह में थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे वहीं कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। जो पुरोहित थे और योद्धा थे वो धनी लोग थे। ठीक है, कृषक और व्यापारी भी। लेकिन दूसरे पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन होते थे। तब भी देखिए असमानता होती थी। ठीक है, कोई धनी कोई निर्धन होता था अभी की तरह। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। जो पुरोहित थे जिन्होंने ग्रंथ भी लिखे, उन्होंने जो लोग थे उनको 4 वर्गों में विभाजित किया जिसको कहते हैं वर्ण। तो उसके अनुसार प्रत्येक वर्ण का अलग अलग कार्य निर्धारित है। देखिए, जो जिस वर्ण का होगा वो काम करेगा। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था जिसके लिए उन्हें उपहार मिलते थे। इन्होंने पहले किसको रखा, ब्राह्मणों को। उनका काम था वेद वो पढ़ते लिखते थे और युद्ध का सॉरी यज्ञ करते थे और उनको उसके लिए उपहार मिलते थे। दूसरा स्थान था क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। ठीक है, क्षत्रिय क्या करते थे, युद्ध करते थे और लोगों की रक्षा करते थे। तीसरा स्थान विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। जो वैश्य थे वो क्या करते थे, या तो कृषि करते थे या पशुपालन करते थे या व्यापारी थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। जो क्षत्रिय और वैश्य थे वो यज्ञ कर सकते थे। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें अंतिम स्थान किसको दे दिया था, शूद्रों को, जिनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। जो शूद्र थे वो कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते थे। प्राय औरतों को भी शूद्र माना गया। ठीक है, औरतों को भी, उनकी तो कोई इज्जत नहीं, तो उनको भी शूद्र माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों में अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, महिलाएं हैं और शूद्र हैं वो वेद का अध्ययन नहीं कर सकते। जब देखिए ये सब तो आपको अपने एग्जाम में लिखना है, पर एक अलग बात भी मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ मुझे जो है अपने कल्चर की सबसे नेगेटिव लगती है, शूद्र वूद्र। तो अगर आप भी ऐसे कोई थिंकिंग रखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। एक्चुअल में सब लोग बराबर होते हैं, सब लोग इक्वल होते हैं। आप अगर एक ऐसा IAS एस्पायरेंट है, अगर आप ऐसी कोई सोच रखते हैं तो आप अपनी सोच को ठीक करिए, अच्छा करिए। ठीक है, सबको इक्वल मानिए। क्योंकि ऐसी ही सोच आपको अपने कार्य करने में और जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी। तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती। देखिए अभी भी कितनी औरतों की आप देख सकते हैं कितनी बुरी, अभी भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो क्योंकि हमारे स्टार्टिंग से अच्छी नहीं मानी गई तो वही मानसिकता चलती आती है। लेकिन क्या है, हम लोगों को वो मानसिकता बदलनी है। ये जो नेगेटिव पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, सब इक्वल होते हैं।
ये जो अगर चीज़ें भी कोई बनाते हैं ना बच्चों, तो ये इंसान ही बनाते हैं। ये मैंने आपको ऐसे ही बताया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था। बाकी तो जो अगर आता है तो जो दिया हुआ है अपन को वही सब लिखना है। अगर पूछा जाए कितने वर्ण होते थे, उन्हें कैसे बांटते थे। देखिए फ्रेंड्स, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ठीक है, पुरोहित जो थे वो बोलते थे कि जो वर्ण है वो जन्म के, हम जैसे अगर हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो हम ब्राह्मण ही कहलाएंगे। लेकिन जब पहले हुआ था तो पहले क्या था, कर्म के आधार पर था। अगर व्यक्ति ब्राह्मण है लेकिन उसका बेटा कोई और काम करता है तो व्यापारी है तो वो वैश्य हो गया। मतलब जो जो कार्य करता था वो व्यक्ति होता था। लेकिन आगे क्या हुआ है, जन्म के आधार पर हो गया कि जिसका पिता ब्राह्मण है तो पुत्र भी ब्राह्मण होगा। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। ठीक है, चाहे वो अब यज्ञ वगैरह ना भी करें तो भी वो ब्राह्मण ही कहलाएंगे। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। कुछ लोगों ने अछूत मान लिया जिनको मतलब छूते नहीं थे। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। तो साथ ही इसमें इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने और जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। अब हमारी सोसाइटी की सबसे नेगेटिव चीज़ जो है वो ये है कि ये जिस सारी चीज़ें उस टाइम पे थी और अभी भी हैं। जबकि सोचिए हम कितने डेवलप हो गए लेकिन हमने ऐसी थिंकिंग चेंज नहीं करी। मतलब थोड़ा तो गुस्सा आता है। तो ये अभी भी माना जाता है, गाँव में अक्सर ज़्यादा रहता है अछूत वगैरह। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। लेकिन कुछ लोग उस टाइम भी अच्छी सोच वाले थे, उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। अब देखिए, जो राजा है वो क्षत्रिय है, पुरोहित है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को ऊंचा मान रहे हैं, जो क्षत्रिय वो नीचा मान रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम क्षत्रिय हैं, तो मतलब अगर हम राजा हैं और क्षत्रिय हैं तो हम क्यों चाहेंगे कि किसी का स्थान ऊंचा हो। तो क्या हुआ कि जो राजा थे वो पुरोहितों से खुद को श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था सही नहीं मानते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। मतलब कुछ लोग उस टाइम भी जो थे रैशनल थिंकिंग वाले थे, वो नहीं मानते थे ये चीज़ सही है। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। ठीक है, सबको करने दो, अगर भगवान है तो सबके हैं, सबको अनुष्ठान करने दो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। जो इस नॉर्थ ईस्ट का रीजन है हमारा, वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं थी। ठीक है, वहाँ पर जो मतलब ये असमानता नहीं थी और यहाँ पर छुआछूत भी ऐसी चीज़ें नहीं थी या बहुत ज़्यादा ही कम थी। और वहाँ पे पुरोहितों का प्रभाव भी नहीं था। अब देखिए फ्रेंड्स, जनपद क्या होता है। साइड में पहले आप देखिए एक पात्र बना हुआ है, चित्रित धूसर पात्र। ठीक है, चित्रित से समझिए चित्र बना हुआ है, धूसर कलर का दिया हुआ है और पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। हमें क्या है, उस टाइम के ऐसे पात्र मिले हैं जिन पर चित्रकारी थी और इस कलर के थे। और ये कुछ महत्वपूर्ण लोगों को खाने की मतलब उनको खाना परोस के देते थे। अब देखिए फ्रेंड्स, जनपद क्या होता है ना। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है, जो राजा यज्ञ करते थे वो अब जन के राजा नहीं थे। जन मतलब लोगों के राजा नहीं थे, जनपदों के राजा थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। जन का मतलब क्या होता है, लोग। जनपद का अर्थ क्या होता है, जन के बसने की जहाँ लोग जन होते हैं, लोग वो बसते हैं, वो वाली जगह जनपद। अब देखिए, राजा क्या है, वो ज्यादा क्षेत्र पर राज करने लगा है ना। तो ज्यादा क्षेत्र पर राज करने लगा तो जनपद का राजा कहलाने लगा, ज्यादा क्षेत्र का। कुछ महत्वपूर्ण जनपद दिए हैं, मैं अभी हम आपको जनपद दिए हैं, मैं अभी आपको मैप में दिखा दूंगी। पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जो हमारे पुरातत्वविद थे उन्हें कई जनपद मिले हैं। जैसे दिल्ली में पुराना किला में, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर में, एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। ठीक है, खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। अब अगर आप पीछे जाके देखें हड़प्पा सभ्यता, तो लोग क्या ईंटों के मकान में रहते थे। लेकिन अब इधर देखेंगे तो आप झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी और जानवर को भी वो पालते थे। वे लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। अगर अब आपसे पूछा जाए जनपद काल के टाइम जो बर्तन थे तो चित्रित धूसर पात्र थे। ठीक है, वो धूसर या लाल रंग के होते थे।
जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी, है ना। चित्रकारी इन पे की गई थी। ये आमतौर पर सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। तो इस तरीके से सरल उन्होंने चित्रकारी की हुई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, महाजनपद क्या थे। करीब 250 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा गया। पहले क्या था, राजा जन का राजा था, फिर वो जनपद का राजा था, जहाँ पर लोग रहते थे, जन रहते थे। अब महाजनपद, अब कई सारे जनपद मिलके क्या हो गए, कुछ जनपद हो गए महाजनपद। ठीक है, मानचित्र 4 में कुछ महाजनपद दिखाए गए हैं। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलाबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। जो महाजनपद थे उनकी राजधानी भी थी। ठीक है, राजधानी मतलब एक जगह इंपॉर्टेंट थी, वहां पे राजा था, सब था, तो उनकी राजधानी होती थी। राजधानी में किलेबंदी करते थे। इतनी मतलब देखिए, इतना बड़ी किलेबंदी करते थे, क्यों, सुरक्षा के लिए। और कुछ लोग, कुछ राजा जो होते थे वो अपनी समृद्धि भी दिखाना चाहते थे कि मतलब इतनी बड़ी दीवार बनाए, क्योंकि आप देखिए इतने बड़े क्षेत्र की किलेबंदी करने के लिए कितना सामान चाहिए, कितने लोग चाहिए। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। मैंने आपको बताया ये दीवार के आक्रमण से सुरक्षा के लिए बनाई थी। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। ठीक है, वो अपनी शक्ति दिखाने के लिए भी दीवार किलेबंदी बनाते थे। अब देखिए ये मैप है, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे महत्वपूर्ण जनपद दिए हुए हैं। क्लियर हो जा, देखिए ऊपर की तरफ देखेंगे आप, कश्मीर की तरफ आपको दिखेगा गंधार। ठीक है, महाजनपद कौन सा इंपॉर्टेंट, उसके साइड में दिखेगा तक्षशिला। फिर आप देखिए जहाँ दिल्ली, हमारी यमुना नदी है, वहाँ कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल। ठीक है, अवंती, उज्जैन एमपी के पास, कौशाम्बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजगृह। आप देखिए बिहार की साइड है, वैशाली, मगध, बज्जी, अंग। तो इसमें आप मगध देखिए, मगध बहुत इंपॉर्टेंट है, और बज्जी देखिए बिहार की साइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट महाजनपद है, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो लोग, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट महाजनपद थे। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। तो क्या होता था कि जब किलेबंदी कर दी जाती थी, तो जो अंदर लोग थे उन पर कोई बाहर तो जा नहीं पाएगा, तो उस पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। मतलब बाहर जा सकते थे, पर एकदम से नहीं जा सकते थे। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। अब इतनी बड़ी दीवार बनानी है तो हमें योजना बनानी पड़ेगी, और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो इतने सब कुछ करने के लिए उन्हें संसाधन भी चाहिए। अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। मैंने आपको पढ़ाया था कि ऋग्वैदिक जो काल था, उस टाइम पे आपने बताया था कि जो राजा थे वो स्थायी सेना नहीं थी, वो मतलब कबीले के राजा थे, वो सुरक्षा करते थे अपने कबीले की। लेकिन अब राजा इतना धनवान हो गया तो अपनी सेना रखने लगा और सिपाहियों को नियमित वेतन देने लगा। अब क्या, स्थायी सेना होने लगी। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। आहत सिक्के क्या होते हैं वो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पर एक दीवार दी हुई है, कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 250 साल पहले हुआ था। देखिए ये दीवार है, इस तरीके की किलेबंदी की जाती थी बड़ी बड़ी। अब देखिए कर, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। देखिए जो राजा है वो इतना सेना रख रहा है, किलेबंदी करा रहा है, तो उसको, उसके लिए पैसे तो चाहिए। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। पहले मैंने आपको पुराने चैप्टर में याद हो पढ़ाया था कि जो राजा था वो कर नहीं लेता था, वो क्या करता था, लोगों ने उपहार देते थे। लेकिन अब उपहार से तो नहीं चल सकता, तो क्या होता था, वो लोगों से कर वसूलने लगे। तो कर किस रूप में वसूलते थे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। अब देखिए उस वक्त जो कृषि थी, एग्रीकल्चर था, वो ज़्यादा होता था। ठीक है, इसलिए उस पर सबसे ज़्यादा इन्हें कर मिलता था। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। जो भी उपज होती थी, गेहूँ, जिस मान ली गेहूँ उगाया तो उसका 1/6 दे देंगे राजा को कर के रूप में, जिसे क्या कहेंगे, हमने अपना भाग दे दिया।
कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया गया जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे एक बुनकर लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने के एक दिन काम करना पड़ता था। देखिए फ्रेंड्स, जो कारीगर थे वो भी कर देते थे, लेकिन वो क्या करते थे, जैसे राजा के लिए एक दिन काम करते थे, उन्हें इस तरीके से अपना कर चुकाना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक यानी जो शिकार करते हैं, खाद्य संग्राहक मतलब जो इकट्ठा करते हैं, उनको भी जंगल की जो चीज़ें वो इकट्ठी करते थे राजा को कुछ देनी पड़ती थी। व्यापारियों को भी कर देना पड़ता था। और पशुपालक जो थे उनको अपने जो जानवरों से जो चीज़ें मिलती थी उत्पाद, वो राजा को एज अ टैक्स देना पड़ता था। अब देखिए कृषि में परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पर ना हमारी कृषि में थोड़ा परिवर्तन आया, हम ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। कैसे? इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आ गए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। अब देखिए लोहे के फाल हो गए तो ज़्यादा आसानी से वो जमीन खोद सकते थे। इससे फसलों की उपज बढ़ गई, तो उनकी जो फसल थी उसका प्रोडक्शन बढ़ गया। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब ये लोग ने क्या किया, धान के बीज छिड़कते थे, उसको छोड़ के धान के जो पौधे थे उनको लगाया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमकार करते थे। मजदूर को बोलते हैं कमकार। देखिए क्या हुआ ना कि अब एक तो लोहे के फाल की वजह से, दूसरा जो धान के पौधे लगाने की वजह से क्या हुआ, पैदावार बढ़ गई। इसमें काफ़ी मेहनत लगती थी, जो काम दास दासी करते थे। अब देखिए एक जगह का सूक्ष्म निरीक्षण दिया हुआ है मगध का। मैंने आपको मगध अभी मैप में दिखाया था, बिहार के पास था। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। जो मगध है उस पर क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। कौन सी नदियां मगध से बहती थी? गंगा और सोन। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो नदियां निकलती थी तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन क्या होता है ना, नदियों से यातायात हो जाता है, नाव से सामान एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, हमें ज़मीन के लिए मतलब खेती के लिए पानी मिल जाएगा। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। जो जंगल था उन्हें वहां से हाथी मिलते थे, तो हाथी को ये अपनी सेना के लिए ले लेते थे। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियों एवं रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। तो क्या हुआ ना कि उन्हें जंगल उधर मगध के आसपास काफ़ी जंगल थे, तो उन्हें वहाँ से सारा सामान मिल जाता था। लकड़ी मिल गई, हाथी सेना के लिए मिल गए, और वहाँ पे लौह अयस्क भी था। तो उससे क्या होता था, लोहे से बहुत मजबूत हथियार भी बन सके, जिससे मगध जो था वो एक काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अजातशत्रु, ठीक है, अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, जो मगध थे उसमें कई शक्तिशाली राजा थे, जैसे बिंबिसार था, अजातशत्रु था, महापद्मनंद था। इन्होंने अब जीतते जीतते अपना क्षेत्र इतना बड़ा कर लिया कि वो उपमहाद्वीप का जो उत्तर का क्षेत्र और पश्चिम का क्षेत्र था, वहां तक अपना जो राज्य था वो फैला लिया। और इनकी राजधानी कौन सी थी? पहली राजगृह थी, राजगीर, और दूसरी क्या थी? पाटलिपुत्र, जो आज पटना है, वो उस समय इनकी राजधानी थी। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ भागों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासक के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। आपने सभी ने सिकंदर की स्टोरी सुनी होगी। तो जो सिकंदर था वो क्या चाहता था, वो विश्व को जीतना चाहता था। लेकिन वो क्या हुआ, आते आते वो भारतीय उपमहाद्वीप को भी आया जीतने के लिए। लेकिन जो उसकी सेना थी, जब वो ब्यास नदी पे पहुंची तो वो जो उस समय के राजा थे, ठीक है, उनसे काफ़ी डर गई, क्योंकि वो शक्तिशाली थे। उनने आगे बढ़ने को मना कर दिया, क्योंकि जो भारत के जो राजा थे उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। अब देखिए फ्रेंड्स, बज्जी के बारे में बताया गया है मगध की तरह।
देखिए पहले बता दें, गढ़ शब्द का प्रयोग कई समूह सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। गढ़ अगर आए तो क्या मतलब है, जो कई सारे लोग होंगे वो एक सदस्य बनाएंगे, उनका एक समूह होगा, उसको हम कहेंगे गण। संघ क्या होता है, संघ का होता है मतलब होता है संगठन या सभा। अगर कई लोगों की सभा है या संगठन है तो उसे हम संघ कहेंगे। वज्जी, देखिए जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। मैंने आपको बताया कि मगध जो एक शक्तिशाली राज्य था, उसके बगल में क्या था, मतलब नजदीकी वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी थी वैशाली। वहाँ क्या थी, वहाँ की शासन व्यवस्था दूसरी मगध जैसी नहीं थी कि एक शक्तिशाली राजा है। इस यहाँ पे कैसी शासन व्यवस्था थी, यहाँ गणीय संघ थी। तो गणीय संघ क्या होता है, देखिए गणीय संघ में कई शासक होते हैं। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। देखिए जो गण या संघ थे उसमें क्या था, एक राजा नहीं था, कई सारे राजा होते थे। वो क्या मिलते थे, अलग अलग जगह की शासन करते थे और साथ में मतलब वो एक ही उनका राज्य था। तो कभी मतलब जो लोग थे वो एक साथ शासन करते थे, कई कई राजा होते थे। ये आपस में मिलकर अनुष्ठान यज्ञ वगैरह भी करते थे, बैठ के बातचीत वाद विवाद करते थे, जैसे संसद में होता है। ठीक है, तो जैसे अभी अलग अलग जगह के मुख्यमंत्री होते हैं, इस तरीके से देखिए पहले भी इस तरीके की व्यवस्था थी। ठीक है, और शत्रुओं से मिलने के लिए भी एक साथ उनका सामना करते थे, मतलब शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए। और जो स्त्रियां थी, दास थी और कमकार थे, वो इन सभाओं में भाग नहीं ले सकते थे। इनको तब भी शामिल नहीं किया, इनको अब भी कहीं शामिल नहीं करते। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। अगर बुद्ध और महावीर थे वो कहाँ से, वो भी इस गण या संघ से ही रिलेटेड थे। बहुत साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अगर संघ की जीवन देखा जाए तो बहुत साहित्य में हमें इसका वर्णन मिल जाता है। एक मिनट फ्रेंड्स, ये क्लियर हो जाए। हाँ, वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया। देखिए 2300 साल पहले जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है दीर्घ निकाय, इसमें वज्जी संघ का वर्णन है। अगर पूछा जाए वज्जी संघ का ऐसे क्वेश्चन आ जाए वर्णन कहाँ मिलता है, तो दीर्घ निकाय में मिलता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजातशत्रु एवं वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। जो अजातशत्रु था वो वज्जी को जीतना चाहता था। ठीक है, तो उसने अपना उसका जो मंत्री था वस्यकार, उसको किसके पास, बुद्ध के पास भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तो बुद्ध ने जो मंत्री आए उनसे पूछा कि वज्जी सभाएं नियमित रूप से क्या होती है, मतलब वहाँ जो सभाएं हैं वो रेगुलर होती है, उनमें सभी सदस्य होते हैं और वो आपस में मतलब बात कर मिलकर काम करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ये सारी चीज़ें ये लोग करते रहेंगे तब तक इनका जो है संघ वो बना रहेगा। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। मतलब ये बता रहे हैं कि कब तक वज्जी संघ उन्नति करेगा। शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने व जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ये चीज़ें इनने क्या बोला था कि वज्जी संघ तब तक उन्नति करेंगे जब तक वो इन नियमों को फॉलो करते रहेंगे। देखिए कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। देखिए कई राजा जो थे वो इस संघ को जीतना चाहते थे, लेकिन वो जीत नहीं सके। इनका शासन काफी टाइम तक चलता रहा। इन्हें किसने जीता, बाद में जो गुप्त राजा हुए, गुप्त शासक, उन्होंने गढ़ और संघ पर जीत हासिल की। तो आई होप आज का चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। फ्रेंड्स आप इसकी एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करना, और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।